आप जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हो तो अच्छी फंडामेंटल्स और लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो काफ़ी टाइम से रैली कर रहा होता है और यही देख के आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन आपके इन्वेस्ट करते ही वो उसका मार्केट प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उसका बिजनेस मॉडल इतना ज़्यादा यूनिक और कॉस्ट इफेक्टिव है ना कि इसके आगे की ग्रोथ पोटेंशियल पे तो कभी शक ही नहीं होता है। और वो कंपनी कोई और नहीं डीमार्ट है जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन है। और इनका बिजनेस मॉडल इसीलिए मुझे यूनिक लगता है ना कि क्योंकि ये लोग रियल में कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे यकीन रखते हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये सर्विस में नहीं देते हैं, प्रोडक्ट में देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन पे जो भी देख पा रहे हैं इनके जो भी स्टोर्स हैं ये एकदम से आउटर रीजन्स में हैं जहाँ इनको लैंड सस्ती मिल जाती है। और एक यूनिक चीज़, ये कभी भी लैंड जो है या फिर ये बिल्डिंग कभी भी कमर्शियल प्लेस में नहीं लेते हैं। उसके बाद जब भी ये लेते हैं आउटर रीजन में लैंड को ओन करते हैं। इससे इनका बिजनेस इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनका बिजनेस ग्रोथ तो वाकई में प्रॉमिसिंग लगता है। उसके बाद ये कस्टमर को इतना ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर इनके तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि शहर छोड़ के आउटर रीजन में जाके शॉपिंग करने को भी रेडी हो जाता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत कम बिज़नेस में देखने को मिलती है। इनके ज़्यादातर मार्ट्स में आपको एसी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई ज़्यादा सर्विस की चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि इनको पता है कि कस्टमर प्रोडक्ट से खुश होता है, उसको डिस्काउंट अगर मिलेगा ना तो वो सर्विस के पीछे नहीं भागेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो एसी में शॉपिंग कर रहा है या नहीं, अगर उसको अच्छे से डिस्काउंट मिल जाए तो। ये चीज़ें इस कंपनी को इतना ज़्यादा यूनिक और भीड़ से आगे और अलग बना देती हैं कि इसकी ग्रोथ पोटेंशियल तो वाक़ई में प्रॉमिसिंग है। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की फ़ाइनेंशियल्स देखते हैं, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1,96,000 करोड़ के आसपास है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेज़िंग है। उसके बाद अगर हम इसकी पी रेशियो की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड लग रहा है। मतलब यहाँ से इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड हम ले पाएँगे यहाँ से स्टॉक को। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखेंगे यहाँ तो ये इंडस्ट्री का पीई भी 82.4 का है, तो उस मुकाबले भी ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। बट स्टिल ये एक बहुत बड़ी ब्रांड है और बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ प्रॉमिसिंग है, इसीलिए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके आरओसी की बात करते हैं तो 12.7 का आरओसी है, जो कि अच्छा है। उसके बाद अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो 75% की प्रोमोटर होल्डिंग्स है इसमें। जो मैक्सिमम कैप होती है प्रोमोटर्स की वो इसमें होल्डिंग्स इसमें बनी हुई है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं 12 में 2200 करोड़ से बढ़ के इसका इस ईयर का जो इसका रेवेन्यू है 24,143 करोड़ के आसपास का है। तो आप देख रहे हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसके रेवेन्यू में। किसी भी एक आपको ईयर में ये ऐसा नहीं लगेगा कि इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात की जाए तो वो भी इनकी इंटैक्ट है और ठीक-ठाक अच्छे मार्जिन्स पे काम कर रही है, क्योंकि इस बिज़नेस में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन करके रखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके बिज़नेस मॉडल की वजह से। उसके बाद अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद 60 करोड़ से बढ़ के इसका नेट प्रॉफिट 1099 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि इस बार थोड़ा-सा घट गया है क्योंकि हम सब जानते हैं पैंडेमिक था 1 साल से और उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टोर्स काफ़ी दिनों तक बंद पड़े रहे। तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू पे असर पड़ा है तो नेट प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा ही। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट एनालाइज़ करें तो इनका जो रिज़र्व्स है प्रमोटर का पैसा जो होता है वो 2012 में 148 करोड़ से बढ़ के 11,563 करोड़ के आसपास आ गया है। और उसके मुकाबले अगर हम इसकी बोरोइंग्स देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। 11,000 करोड़ की जहाँ इनके पास रिजर्व्स है वहाँ इनके पास कर्ज है तो वो लगभग 400 करोड़ के आसपास, जो कुछ भी नहीं है वो तो ये पे कर ही देंगे। उसके बाद अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करते हैं तो जो भी ये पैसा कमा रहे हैं वो कैश फ्लो के रूप में पूरा आ रहा है। मतलब कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो हम सबको पता है ये जो कंपनी है वो किसकी है, वो राधा कृष्ण दमानी की कंपनी है। और राधा कृष्ण दमानी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शेयर मार्केट के इतने बड़े दिग्गज है कि राकेश झुनझुनवाला से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप किसे शेयर मार्केट में अपना गुरु मानते हैं, तो उन्होंने आर के दमानी का नाम लिया था। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी हस्ती है और वहाँ से शेयर मार्केट से इन्होंने शुरुआत की थी अपनी और आज अपना पूरा बिजनेस इन्होंने
इतना ज़्यादा फैला रखा है। उसके बाद एफआईआईज़ के हाथ में बात करें तो 10.17% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 6.58% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास देखें अगर हम, तो पब्लिक के पास इसमें 8.26 दिख रहा है, बट नहीं, यहाँ पे इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बना करके रखा है 2% की, तो इनकी शेयर होल्डिंग मतलब ओवरऑल पब्लिक के पास अगर हम कहें तो 6% के आसपास की शेयर होल्डिंग। तो आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग बिज़नेस, इतनी अच्छी शेयर, और वहाँ पे भी मतलब पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको बाय करने में, क्योंकि पता है एक चीज़ पब्लिक, जो भी नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं शेयर प्राइस इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगा लगने लगता है। इनको लगता है कि 3000 रुपए का शेयर है, ये तो बहुत महँगा है। इतना ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी लोग इसको बाय करने को तैयार है, इन्वेस्टर्स इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपनी शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर बेचने को तैयार नहीं है, पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग्स बना के रखे हैं, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग 75% का कैप है, उससे ज़्यादा प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कितनी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे बना के रखा है। इसने अभी अभी एक रेंज ब्रेकआउट दिया, मैं आपको समझाता हूँ। ये काफ़ी टाइम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा था। एक तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट की तरह ले रहा था, बट इसने यहाँ पे जाकर के इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, और तोड़ के फिर आप वापस आके एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन को इसने टच किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था, फिर इसे तोड़ करके ऊपर वापस गया, इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लगा। एक बार जो रेजिस्टेंस टूट जाता है, वो वापस से उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर वापस से आप देख सकते हैं इस इंपॉर्टेंट लेवल पे फिर से इसने आके सपोर्ट लेना शुरू किया। उसके बाद ये एक ही रेंज में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा था। इवन आप देख सकते हैं 22 मार्च से ये आज तक मतलब कल तक ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा था। कल इसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, बट स्टिल ये एक कल इसने बहुत ही अच्छा पोटेंशियल ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से शेयर प्राइस में एंट्री लेना बहुत अच्छा होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे एक बार रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। आज देखिए अभी ये रीटेस्ट करने आ रहा है इस चीज़, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए, तो बाकी हम वॉल्यूम्स देखेंगे। आरएसआई क्या कह रहा है, तो आरएसआई ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है यहाँ पर, मतलब ठीक ठाक है, इसकी मतलब शेयर में स्ट्रेंथ है, और ये ज़्यादा अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। उसके बाद अगर हम एक और इंडिकेटर लगाकर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इचिमोको क्लाउड लगाते हैं, तो इचिमोको क्लाउड हमें क्या बताता है, इचिमोको क्लाउड हमें अभी सेल सिग्नल दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसे पता है कि अभी आकर के ये यहाँ पे रीटेस्ट करने वाला है। मतलब इचिमोको क्लाउड यहाँ पे ये रेड जोन का मतलब होता है कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शन बताता है, तो यहाँ पे रेड जोन का मतलब है कि आगे जाकर के ये शेयर प्राइस नीचे आने वाला है, तो मतलब ये सेल सिग्नल दे रहा है यहाँ से। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे आके एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आप इस शेयर प्राइस में एंटर करो। उसके बाद अगर हम एक और MACD चार्ट पैटर्न्स लगा करके देख लें, हालांकि प्राइस एक्शन के बाद ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, पर चल एक बार हम MACD से कंफर्म करते हैं, तो में क्या दिखता है, तो MACD पे पूरा बाई सिग्नल दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रीन लाइन ये जो रेड लाइन से ऊपर है, और यहाँ पे भी हिस्टोग्राम पे ग्रीन लेवल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कब लेना है ट्रेड, हमें इस लेवल का वेट करना है, मतलब 2974 का वेट करना है। इसको अगर प्राइस आकर टच करता है, इस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तब जाकर हम इस शेयर में एंटर करेंगे। और उसके बाद हमें वॉल्यूम्स भी देखने हैं कि अगर वॉल्यूम्स इतने सिग्निफिकेंट हैं, तो भी हम आराम से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। कितना अगर इसका टारगेट होगा, तो टारगेट कितना रहेगा हमारा, टारगेट हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे शेयर प्राइस आता है, तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल टारगेट ये हो सकता है, यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी इसका ऑल टाइम हाई भी है, और इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको फेस करने को मिला था। तो यहाँ से सीधा 10 से 11% का मूव मुझे तो दिख रहा है अगले 1 महीने से 2 महीने में मैक्सिमम मुझे लगता है। तो अगर ये चलना यहाँ से शुरू हुआ, तो ये 10 से 15 दिन में भी पूरे हो सकते हैं। बट ये स्विंग ट्रेड के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है कि आपको इस पे नज़र जरूर रखना चाहिए, एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके तो रखना ही चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।